हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर। ठीक है, लोगों को लगता है टफ, लेकिन मैं बनाने वाला हूं आपके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखते ही लोगों को हालत ख़राब हो जाती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही अरे ये लाइन आएंगी, एंगल्स आएंगे, ये आएगा वो आएगा, इससे क्या हो जाते हैं लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें बड़ा ही अच्छे से आपको ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैं बताऊंगा। एकदम बेसिक से बताऊंगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर भाई साहब आपको ये समझ में आ गया ना तो बहुत मज़ा आती है इसको पढ़ने में। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं और एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई साहब इतना भी छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिए, इसके अंदर एरो बना के लिखिए। इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी यूज जनरली 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वी आर यूज जनरली 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जब हम किसी भी ठीक है लाइन की 2D प्लेन में बात करते हैं या फिर किसी पॉइंट की 2D प्लेन में बात करते हैं, तब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। वही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, 2D प्लेन होता है। जैसे अपन ने याद करिए फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और ये जाता है हमारा प्लस इनफाइनाइट तक, जाता है कि नहीं जाता है। तो मान लीजिए अगर हमको इस पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट को डिनोट करना होता है। जैसे मैंने बोल दिया भाई साहब 3 को डिनोट कीजिए नंबर लाइन पे, तो आप कैसे डिनोट करेंगे, भाई साहब ये 3 है, आपने इस पॉइंट को ऐसे लोकेट किया और बोला ये हमारा क्या है, 3 है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, तो अगर किसी भी पॉइंट को अगर हमको किसी प्लेन में डिनोट करना होता है तो हम नंबर लाइन के थ्रू डिनोट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमको ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, जिसमें हम लोग दो टाइप की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एक होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन या फिर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और एक होती है हमारी पोलर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोगों के अंदर जो एनसीईआरटी हम लोगों के टॉपिक में, ठीक है, हम लोगों के जो क्लास 9 का चैप्टर है, इसमें जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कार्टेशियन वाली है। ठीक है, वो मतलब कि जो कार्टेशियन वाली है, पोलर वाली नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो वो हमारे काम ही आती है ना। तो मैं पोलर भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बेसिक चर्चा बताऊंगा। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो केवल कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोलर में चर्चा करेंगे, बहुत ही अंदर नहीं जाएंगे लेकिन चर्चा करेंगे। भाई जानकारी होनी चाहिए ना हर चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो भाई ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा आना तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है 3 जिसको हमको डिनोट करना है किसी प्लेन के अंदर। ऐसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, जिसे हमको क्या करना है, डिनोट करना है किसके अंदर, हाँ किसी प्लेन के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से एक्सिस बनाते हैं। इन एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी प्लेन में 2 ऐसी लाइनें खींचें जो एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रही हो या कट कर रही हो, तो वो जो एक्सिस बनता है, ये जो हमारा सिस्टम बनता है, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट
एक्सिस। याद रखिएगा बात को, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब अगर हमको इस पे किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो हम लोग किसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। वो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से डिनोट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो इसमें अपन दो टाइप से क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग फर्स्ट टाइप लिखिए, ठीक है, दो टाइप की पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, एक पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन, और इसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एंड अनदर हम अगर देखें तो एक और होता है इसका टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसे हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे कि क्या होता है ये कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है इसकी क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन लिखिए, सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, by order pair x comma y, where x and y are called coordinates of that point respectively. X and y are called x and y coordinates, x and y क्या हैं, coordinates हैं of that पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अब देखिए रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को, ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग मान लीजिए किसी भी पॉइंट को ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म को अपन बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? ठीक है, तो बात को समझते जाइए, इसको कॉपी पेन लेके नोट करते जाइए। तो कोऑर्डिनेट एक्स इसमें ज्योमेट्री में, ठीक है, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो अभी अपन ने दिखाया था, और क्या पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑफ साइन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे, फिर एक आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर हम किसी भी पॉइंट की इक्वेशन को आर एंड थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो जो हमारी फॉर्म बनती है वो हमारी पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आती है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें लिखेंगे वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट कर लेना वहाँ पे, वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर आर एंड थीटा, बाय ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा थीटा, where r is radius vector and theta is called vertical angle of that point, जैसे अपन बात करें ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, यहाँ से अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, ओरिजिन से इस तरीके से मिला दिया, तो ये जो एंगल अपन का बनना है ना, ये एंगल अगर थीटा है और ये वाली डिस्टेंस आर है, तो इस वाले पॉइंट को अगर अपन आर और थीटा के फॉर्मेट में लिख दें तो यही हमारी क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जिसका हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब आप पूछेंगे आर की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे एंड थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग
अभी पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दोज लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दोज लाइन which intersect at 90 degree in a rectangular plane, which intersect 90 degree in a rectangular plane। अगर किसी रेक्टेंगुलर प्लेन में हम दो लाइन ले लें इस टाइप से, ठीक है, जो एक दूसरे पर को क्या कर रही हो 90 पे कट कर रही हो, ठीक है, तो वो हमारी जो, ठीक है, लाइंस हैं वो क्या कहलाएंगी, एक्सिस कहलाएंगी और इनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इधर की तरफ चलते हैं यानी राइट साइड में चलते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, अगर वाई साइड में ऊपर की तरफ चलते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर एक्स एक्सिस में लेफ़्ट साइड चलते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर वाई एक्सिस में नीचे की साइड चलते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको समझ में आ गया साइन कन्वेंशन क्या। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितनी भी हमारी होंगी वैल्यू एक्स की वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर इधर हम लोग वाई की बात करें तो जितनी भी हमारी वैल्यू होंगी वाई की वो सारी क्या होंगी, इसमें पॉजिटिव होंगी। तो ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो सादा सादा आपको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो हमारा जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो हम बोलेंगे इस प्लेन में, ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू लेंगे वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, वो होगी पॉजिटिव। तो ये जो हमारा पहला प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये जितने भी आपको ये प्लेन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे प्लेन क्या हैं, इनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये वाला जो क्वाड्रेंट कहलाता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है अपन का थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। तो आप समझ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब हमने क्या बताया साइन कन्वेंशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर इस साइड में देखेंगे यानी कि x के ऊपर एंड y के राइट साइड में, तो यहाँ पे इस प्लेन में यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x एंड y दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब अगर हम लोग लेफ़्ट के साइड में बढ़ें यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है x की वैल्यू निगेटिव आती जाती है। यानी कि इधर हम जितनी भी x की वैल्यू लेंगे वो सारी x की वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग ऊपर साइड में जा रहे हैं ना y पे। तो y में अगर ऊपर साइड में चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए x एंड y, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अपन जो क्वाड्रेंट लेंगे वो क्वाड्रेंट क्या रहेंगे, ठीक है, वो क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा और उसमें x की वैल्यू निगेटिव रहेगी एंड y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साइन कन्वेंशन। यानी अगर हम लोग मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब देखिए इसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू तो निगेटिव है ही, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ये क्या चलेगी, निगेटिव चलेगी।
लेकिन साथ ही साथ y की वैल्यू भी क्या चलेगी, निगेटिव चलेगी, क्योंकि अब अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि y के नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे पॉइंट हमारे क्या रहेंगे, अगर मान लीजिए x एंड y पॉइंट लिया तो यहाँ पे x भी निगेटिव होगा एंड y भी निगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो x आ रहा है, ठीक है, x कैसा आ रहा है भाई साहब, x आ रहा है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड लेफ्ट साइड में x की वैल्यू निगेटिव होती है। लेकिन अगर y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, क्योंकि y क्या है, नीचे है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग कोई पॉइंट x, y लें तो यहाँ पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी बट y की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किसे बोलते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसी भी दो लाइन को अगर हम किसी प्लेन के अंदर इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करें, 90 डिग्री पर कट करें, तो वो जो हमारा ज्योमेट्री बनती है या फिर जो हमारा एक्सिस बनता है उसे अपन बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर कोई पॉइंट ले यहाँ पर तो x एंड y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती, सॉरी निगेटिव होती है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर थर्ड की बात करें तो दोनों की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर यहाँ पर फोर्थ की बात करें तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ पर इतना छोटा सा क्वेश्चन बनता है ना इसी के ऊपर कि आप समझ भी नहीं सकते, इतना छोटा सा क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है बोल देगा भाई साहब कि -2, -3 किस क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। फाइंड, ये आपको फाइंड करना है कि -2, -3 किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो भाई साहब ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है ना, ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है अगर आती है तो एक क्वेश्चन भी आपको टफ नहीं लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, ठीक। लेकिन अगर नहीं आती है भाई साहब तो आप एक क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाओगे, बात समझ गया ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें -2, -3 की, तो -2, -3 का मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू भी निगेटिव है एंड y की वैल्यू भी निगेटिव है। तो x की वैल्यू भी निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव, तो केवल एक ही क्वाड्रेंट में होती है, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है -2, 3 ये लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर तो ये वाला जो हमने पॉइंट लिया है x, y ना, तो इसमें जो x होता है इसको बोलते हैं ऑब्सिसा। क्या बोलते हैं, ऑब्सिसा। अगर हिंदी वाले बच्चे पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। अगर y की बात करें तो y यहाँ पर होता है हमारा, ठीक है, y हमारा होता है यहाँ पर ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। इसको अपन बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इतना छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 2, 3, बताइए इसमें से इसकी ऑब्सिसा क्या होगी। आपको एक पॉइंट दे दिया, आपसे बोल देगा कि इसका भुज बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं ये x है एंड ये y है, तो x जो होता है ये क्या होती है, ऑब्सिसा होती है, यानी भुज होती है, और ये क्या होती है, कोटि होती है। तो यहाँ पे अगर आपसे ऑब्सिसा पूछता है तो यहाँ पे जो ऑब्सिसा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे आंसर पूछता है भाई साहब, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो यही दिक्कत कर जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है ना, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को अपन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे ना ही
x कोई दूरी चला है और ना ही y कोई दूरी चला है। अब देखिए अगर यहाँ पर इस लाइन में हम इस पॉइंट को छोड़ के कहीं भी पॉइंट लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हमने लिया कोई पॉइंट, तो यहाँ से हमने मान लिया ये कितनी दूरी चला, x दूरी चला, या फिर x1, यहाँ पे x2 दूरी चला है, ठीक है। तो ये जो सारी डिस्टेंस, अगर हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हम बोलेंगे y पे ये इतना डिस्टेंस चला है। ये क्या होती है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस एक्सिस की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, जो कि हम लोग मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ना ही ये y पर कुछ डिस्टेंस चला है, ना ही ये x पर कुछ डिस्टेंस चला है। तो अगर अपन इसके पॉइंट की बात करें तो इसके जो पॉइंट आते हैं वो आ जाते हैं 0,0, और इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन बोलते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ें नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे अभी कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, किसी भी पॉइंट, अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया हो किसी प्लेन में और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी हो, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ठीक है, एंड फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस या फिर किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी नोट करिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन से हम लोग किसी भी डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस की बात करें तो अपन बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है x, ये है y, इसको अपन ले लेते हैं x डैश, इसको अपन ले लेते हैं y डैश, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमने ले लिया कोई पॉइंट, तो ये अपन का क्या होता है 0,0, यानी कि यहाँ पर ना x की वैल्यू कुछ चला है, ना ही y की वैल्यू कुछ चला है। अरे यार कांचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं x, y, और इस पॉइंट की डिस्टेंस अपन को बतानी है ओरिजिन से, तो इस क्वाड्रेंट, इस जो पॉइंट हमको दिया है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस पे x डिस्टेंस चला है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो x एक्सिस पे कितनी की है, x, एंड इसका मतलब क्या है, इस y का मतलब क्या है कि जो y एक्सिस पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है y, यानी ये वाली डिस्टेंस है y एंड ये वाली डिस्टेंस है x। ये क्या करता है, ये हमारा जो x एंड y पॉइंट है ये बताता है कि हमने x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली है एंड y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली है। ये हमारा बताता है कौन, ये जो प्लेन के अंदर पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब अगर अपन को बतानी हो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। ये एंगल अगर अपन का थीटा हो, ये एंगल अगर 90 हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन क्या लगाते हैं भाई साहब, पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो जब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो अपन को पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हो जाता है हमारा किसका, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो जब अपन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपन ने मान ली r, हमको फाइंड करनी है डिस्टेंस, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, y का स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें यहाँ पर बेस की, तो बेस क्या है, x का स्क्वायर। तो अगर r की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे तो r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी √x² प्लस y स्क्वायर। यही हमारी क्या होती है, अगर किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से हमको क्या निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो या फिर डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, r इज इक्वल टू √ में x² प्लस y स्क्वायर। ये हमारी डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है जो हमने प्रूव करा के आपको दिखा दिया। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम बार बार नहीं अप्लाई करनी है। बस जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको बताना है 3,2, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, और बताना है इसका फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन, आपको ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है, एक्स है, एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, एंड वाई क्या है, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस चला है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस चला है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसका अंडर रूट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 + 4, यही तो आएगी, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 अंडर रूट के अंदर। तो ये जो वैल्यू आएगी अपन की वो आ जाएगी √13, यही हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक, अब अपन थोड़ा सा बात कर ले, ये तो हो गई हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात। अब थोड़ा सा कर लेते हैं अपन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। हालांकि हमको पढ़ना यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमको पढ़ना इस चैप्टर में कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर के ही बारे में है, पोलर के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि पोलर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई, यानी कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, तो आप कम से कम उसको ये तो बता सकते हैं, हाँ 2 टाइप की होती है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है एंड एक पोलर होती है। ठीक है, तो पोलर वाले के बारे में बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ से लिख लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हेडिंग डालिए पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं, इसी वजह से हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलूँगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई एक्सिस है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया कोई भी पॉइंट, अगर उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, ठीक है, ये पॉइंट है x, y और इस पॉइंट को अपन ने क्या किया, ओरिजिन से मिला दिया, तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ठीक है, उसको, और ये जो लाइन की डिस्टेंस है r को, ठीक है, r है ये लाइन की डिस्टेंस एंड थीटा है इस लाइन और इसके x एक्सिस के बीच का एंगल। तो अगर अपन क्या करें, ये जो पॉइंट अपन को दिए हैं x, y, अगर इनको अपन चेंज कर दें r और थीटा के फॉर्म में, तो यही हमारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, और ये हमारी पोलर फॉर्म कहलाती है किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक, तो यहाँ से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस अपन की r है, ये वाली डिस्टेंस अपन की कितनी है, x है, ठीक है, एंड ये वाली डिस्टेंस अपन की कितनी है, y है। ठीक, क्योंकि x एक्सिस पे कितना चला है, x डिस्टेंस चला है, ये यही बताता है, एंड y एक्सिस पे क्या चला है, y डिस्टेंस चला है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। अब देखिए यहाँ से अपन को क्या करना है, पोलर फॉर्म, यानी इन पॉइंट को r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लोग याद रखेंगे, एक हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा एंड पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, ये होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक, कि उल्टा लिख दिया अपन ने, ये ऐसे होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीके से ये होती है। तो अगर अपन साइन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर टेन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अपन को चाहिए, तो यहाँ से हो गया कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें तो कितनी डिस्टेंस चला भाई साहब, y, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई y। एंड अगर बात करें हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस कितनी है, r, तो यहाँ पे रख देंगे r। ठीक है, अब देखिए ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अगर अपन कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, x, ठीक है, एंड अगर बात करें हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, r।
ठीक है, ये आ गई अपन की कॉस थीटा की वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर आप इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसके पॉइंट को चेंज करना है आर एन थीटा के फॉर्म में। देखिए यहीं से चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू हो सकता है आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू हो सकता है आर साइन थीटा, ये बोल सकते हैं ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमको x एंड y की वैल्यू मिल गई। अब आप बोलेंगे सर हमको r और थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि हमको उसको जो पॉइंट लिखना है वो आर एन थीटा का फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से अगर अपन r की बात करें तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ से जानते हैं हाइपोटेन्यूज की अगर हमको वैल्यू चाहिए यानी r की वैल्यू चाहिए तो हम कर देंगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगी आपको किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। आप बोलेंगे सर हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा अगर हम लोग टैन थीटा की बात कर लें भाई साहब, तो आर की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, ठीक, लेकिन थीटा की पता करनी। तो थीटा की वैल्यू अगर पता करनी है तो ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये अपन कर देंगे तो यहाँ से अपन को मिल जाएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से क्या कर दें, मिला दें और उसके पॉइंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो जो ज्योमेट्री होती है उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं, फिर वहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे आर एंड थीटा के फॉर्म में। आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, जहाँ से अपन को मिल जाएगा थीटा, ठीक है। चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ा आता है फिर, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, एकदम मज़े से आराम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। चलिए लिखिए फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको नोट कर लिया ना, नोट करके ही लिखिएगा इसको, और कॉपी पेन करके नोट भी करते रहिएगा, नहीं समझ में नहीं आने वाला अगर ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। फाइंड द मतलब समझ में तो आएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 1,√3। आपको क्या करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो भैया अगर किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस क्वाड्रेंट में है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ 1,√3 की, तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस एंड ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये मतलब कि सिंप्लीफाई करना होगा कि भाई साहब ये जो हमारा पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हमको पता है अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक वैल्यू यानी x की वैल्यू निगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों की वैल्यू निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एक की मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने पॉइंट के साइन देखे, पॉइंट के साइन क्या थे, दोनों के प्लस। तो हमने बोल दिया भाई साहब ये हमारा जो पॉइंट होगा 1,√3 ये कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इस पॉइंट की हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेंगे, यानी इस पॉइंट को ओरिजिन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये एंगल बनेगा अपन का थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस चली है, 1। तो हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन y की बात करें तो y पे इसने कितनी डिस्टेंस चली है, √3, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि x पे इसने 1 यूनिट डिस्टेंस चली है एंड y पे √3 डिस्टेंस चली है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने मान लिया ये डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमको लिखना किस फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में r। तो यहाँ से अगर अपन बात करें √3 की तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। और अगर बात करें यहाँ से हम लोग हमको निकालना हो कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में r। तो यहाँ से अगर 1 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r कॉस थीटा, ठीक है। या फिर हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हटाओ छोड़ो इसको, छोड़ो, हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना कि x बराबर क्या होता है, r कॉस थीटा एंड y बराबर क्या होता है, r साइन थीटा। अभी देखा अपन ने, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 है
एक्स की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और ये हो जाएगा r cos थीटा के बराबर। अगर अपन की बात करेंगे यहाँ पे y रखेंगे तो y की वैल्यू √3 है और ये हो जाएगा r sin थीटा के बराबर। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए r की वैल्यू। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग r की वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो r होता है √x² प्लस y²। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 के √3 है y की वैल्यू तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आखिर आएगा +-2, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो लेंगे प्लस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल गई। अब अपन को चाहिए थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है y/x। y की वैल्यू कितनी है √3 एंड x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, और ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से जो थीटा आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अपन की अब अगर अपन अब यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको किस फॉर्म में लिखना था अपन को, पोलर फॉर्म में लिखना था। तो x एंड y के कोऑर्डिनेट को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ये हो गए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट। क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट। क्या हो गए ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलर पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू निकालें तो r कितना है 2, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो cos 60 हो गया, कॉमा अगर यहाँ पे r की बात करें तो 2 sin 60 हो गया, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है किसी भी पॉइंट की, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे cos 60 एंड sin 60 की वैल्यू है, भैया जब इसकी वैल्यू रख दोगे तो हमको जो फॉर्म मिलेगी वो कौन सी फॉर्म मिलेगी, वो हमको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी, यही तो वैल्यू मिल जाएगी उसकी वापस से। तो हमको लिखना किस में, पोलर फॉर्म में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बड़े ही आराम से आता है। तो पोलर फॉर्म के बारे में आप समझ गए ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं जितने भी टॉपिक बताऊँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी अगर किसी भी कोई दो पॉइंट अपन को दिए हुए हैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उनके बीच की अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस लेक्चर को जल्दी जल्दी शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मज़ा आया वीडियो में तो लाइक कर देना, और अगर अगला लेक्चर देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बड़े ही आराम से मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मैं आशा करता हूँ। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स की हेल्प से पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आपके लिए बना है ना भाई साहब। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।